Hi friends, today we are going to discuss chapter number 14 of CRPC, which is about conditions requisite for initiation of proceedings. This section has 10 sections, this chapter has 10 sections, section 190 से लेके section 199. So let's start it. We should go through all these sections through Bear Act. So I'm just opening the Bear Act for you. तो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 14. थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सही रहे. सबसे पहले चैप्टर का नाम कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, सेक्शन नंबर 190. ये पहला सेक्शन है इस चैप्टर का, विच इज अबाउट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द मजिस्ट्रेट. इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान किन किन परिस्थितियों में ले सकते हैं. When the magistrate would take the cognizance of the offences. So there are three conditions. Number one, upon receiving a complaint of facts which constitute such offense. मतलब जब मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आएगी जिसमें लिखा होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि कुछ अपराध हुआ है, तो उन केसेस में मजिस्ट्रेट ही कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. उसके बाद की कार्रवाई आगे के सेक्शंस में, लेकिन अभी समझने के लिए whenever a complaint is given to the magistrate in writing or in oral, then magistrate can take the cognizance of that offense. दूसरा है upon a police report of such offense. कई बार क्या होता है, जब पुलिस रिपोर्ट होती है, बेसिकली पुलिस कब काम करती है, जब एक एफआईआर लिखी जाती है. एफआईआर लिखने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है और अंडर सेक्शन सीआरपीसी 173 उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है. तो ये उस पुलिस रिपोर्ट के बारे में है. पुलिस विदाउट राइटिंग एन एफआईआर इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली नहीं कर सकती है एज पर सीआरपीसी. अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, या तो उनको वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर चाहिए, या फिर एक एफआईआर लिखो फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, और उसका फिर इन्वेस्टिगेशन करो, एक रिपोर्ट तैयार करो, संबंधित मजिस्ट्रेट जो है उनके सामने उस रिपोर्ट को पेश करो. तो ये उस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं. तीसरी कंडीशन ये है, upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that such offense has been committed. मतलब पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई भी व्यक्ति से अगर मजिस्ट्रेट साहब को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द क्रिएशन ऑफ ऑफेंस, या फिर मजिस्ट्रेट को खुद की नॉलेज किसी माध्यम से खुद को पता लगता है अपॉन हिज ओन नॉलेज कि उनको उनकी नॉलेज में है कि कोई अपराध घटित हुआ है, तो उस अपराध का ऑफिशियली वो लोग संज्ञान ले सकते हैं. इस सेक्शन में दो मजिस्ट्रेट के बारे में बात करेगी, एक हु इज ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड हु इज ऑफ द सेकंड क्लास. तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को तो सीआरपीसी ने एम्पावर कर दिया, जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है उनको एम्पावर करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 190. इधर Chief Judicial Magistrate may empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire into or try. मतलब सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट जो है जिस अपराध का इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं, उन अपराधों का अगर कुछ रिटर्न में उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे मजिस्ट्रेट्स को जो हु आर ऑफ सेकंड क्लास, ही कैन एम्पावर देम टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस. तो कहने का मतलब ये इस पूरे सेक्शन 190 का अगर सार निकाला जाए, दो मजिस्ट्रेट हैं. नंबर 1 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट. सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर कौन करता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. किन कंडीशंस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं? अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, कोई भी उनको कंप्लेंट्स ऑफ फैक्ट्स दे सकते हैं. नंबर 2 पुलिस रिपोर्ट के आधार पर. नंबर 3 उनकी खुद की नॉलेज में है किसी अपराध, कहीं कुछ अपराध हुआ है, या फिर अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर. तो ये इस सेक्शन के बारे में लिखा गया. इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा गया मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस. अगर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, मे टेक. ये तो
अपनी सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें ये बोला गया है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन किसी मजिस्ट्रेट को दी जाती है देन मे शुड बी रीड एज मस्ट। आप बुक्स में देखेंगे तो उसमें कई जगह मिल जाएगा। बेसिकली वही है कि कोई कानून कब बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, कस्टम्स के द्वारा बनता है। तीसरा होता है कि प्रेसिडेंट्स कि हाई कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या जजमेंट दिया था या सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या जजमेंट दिया था, तो वो एक अपने आप में कानून बन जाते हैं। तो यहाँ पे मे बेसिकली शुड बी रीड एज अ मस्ट, मींस इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये है सेक्शन 190 के बारे में। आगे सेक्शन है 191। तो सेक्शन नंबर जो 191 है, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज की एप्लीकेशन पर उसके केस का ट्रांसफर होना, इसका मतलब ये है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं ध्यान रखनी है। पहला मजिस्ट्रेट, सेकंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, थर्ड एक्यूज्ड या कई सारे एक्यूज्ड हैं, उनसे कोई सा भी एक्यूज्ड। इसमें क्या होता है, जब किसी मजिस्ट्रेट ने अपने ही नॉलेज के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है, तो उस केस में क्या होता है, मजिस्ट्रेट को अपराधी को ये एक्यूज को ये बताना होता है, अभियुक्त को ये बताना होता है कि आप चाहे तो इस केस का ट्रायल या इंक्वायरी किसी और मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं। अगर अपराधी एक या एक से ज्यादा है तो सभी अपराधियों को बताना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई सा भी एक अपराधी बोलता है या वो अपराधी एक्यूज बताता है, अभियुक्त बता देता है कि नहीं साहब हमको आपसे ट्रायल या इंक्वायरी नहीं करवानी है, हम किसी फलाना दूसरे मजिस्ट्रेट से करवाना चाहते हैं, तो उस केस में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को इस तरह का इसके बारे में अवगत कराएंगे। देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल ट्रांसफर द केस टू सच अदर मजिस्ट्रेट। तो इसमें अगर देखा जाए, ऐसा नहीं कि हर केस के बारे में, ये केवल उसी के बारे में बात करता है जहां पे मजिस्ट्रेट ने किसी ऑफेंस का खुद अपनी नॉलेज के आधार पर संज्ञान लिया है, अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1, राइट। द accused shall बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, उसके खिलाफ अगर कुछ सबूत लिए जाते हैं, बी इन्फॉर्म्ड, उसको बताया जाएगा दैट ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अनदर मजिस्ट्रेट, and if the accused or any of the accused, if there be more than one, objects to further proceedings before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the chief judicial magistrate in this behalf। तो कहने का मतलब ये है, जो हम बात कर रहे थे, नंबर 1 मजिस्ट्रेट जिन्होंने अपराध का संज्ञान लिया, अभियुक्त, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये तीन लोगों का काम है इधर। इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट ने अपनी नॉलेज के आधार पर अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190 he has taken the cognizance of the offense, accused is standing in front of him, then first thing what the magistrate would tell the accused that you are entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate। और इसके बाद अगर accused or any of the accused objects to further proceedings before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the chief judicial magistrate in this behalf। तो किस कंडीशन में एक्यूज की एप्लीकेशन किसी और मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, उसके बारे में इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक। मेकिंग ओवर द केसेस टू द मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट को केसेस सुपुर्द करना, केसेस को मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करना, हवाले करना। कोई केस आया और किस मजिस्ट्रेट को दे देना कि भाई अब तुम्हारी बारी है इसको इंक्वायरी या ट्रायल करने की, राइट। ये सेक्शन क्या बोलता है, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बेसिकली यहां पर क्या हुआ, सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया,
सेक्शन 192 में जो कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, इट इज बीइंग टेकन बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग सच कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस he may make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान लिया, he took the cognizance of any offense. After taking cognizance of such offense, he may send this case to any other competent magistrate for inquiry or trial. दो चीजों के लिए हो सकता है वो, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, कि भाई अपना जो है इधर भेज दो। इसके लिए इंक्वायरी और ट्रायल के लिए कौन भेजेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भेजेगा। किसको भेजेगा? कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, उस मजिस्ट्रेट को जो उसके सबऑर्डिनेट है, ऐसे नहीं किसी और को भेज देगा, अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को ही भेजेगा वो खाली, राइट। इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केस दे दिया, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस टू मजिस्ट्रेट साहब को दे दिया। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, ये आगे भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट्स को केसेस हैंडओवर कर सकते हैं। ये यही बता रहा है। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, किसके द्वारा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, ऑफ एन ऑफेंस, मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी, मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी, ये लिखा हुआ देखो, और ट्रायल। भैया केस की दो चीज होती है, इनकी एक इंक्वायरी होती है, ट्रायल होता है। टू सच अदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट, वो दूसरे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को दे देंगे भाई। एज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई एंड देयर अपॉन सच मजिस्ट्रेट में होल्ड इंक्वायरी और ट्रायल। तो इसमें एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल है, एक मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का रोल है, सॉरी, एक मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का रोल है। इसके अलावा एक दूसरे मजिस्ट्रेट्स का रोल है, जिनको बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर के द्वारा एम्पावर किया जाता है टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, नहीं, टू टेक द केसेस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल, जिसका कॉग्निजेंस किसने लिया था? या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने लिया था, उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने लिया उसी केस को, उसके बाद उसने दूसरे मजिस्ट्रेट को दे दिया। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ द वर्कलोड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ मजिस्ट्रेट्स। अगर सारे के सारे केसेस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही देखने लगे तो उनके पास इतना वर्कलोड हो जाएगा कि जो उनकी कैपेसिटी के जो केसेस हैं, जो उनकी अथॉरिटी में जो केसेस आते हैं, फिर उनका संज्ञान कौन लेगा, उनका निपटारा कौन करेगा? तो जो केसेस फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ट्रायल कर सकता है, तो उसको करवाइए ना, क्यों उसको, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुड वेस्ट हिज टाइम। अगर फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट के पास अगर इतना बैंडविड्थ नहीं है उन केसेस को हैंडल करने के लिए, तो वो आगे भी उसको ऑफलोड कर देगा, दूसरे मजिस्ट्रेट्स को केसेस को ऑफलोड कर देगा। और वो मजिस्ट्रेट कौन से होंगे? इनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर एम्पावर करेंगे। तो ये है बेसिकली सेक्शन नंबर 192, मेकिंग ओवर ऑफ द केसेस टू मजिस्ट्रेट्स, मतलब मजिस्ट्रेट्स को के हवाले केसेस करना, इसको बोलते हैं मेकिंग ओवर द मजिस्ट्रेट्स टू द केसेस। ओके, सेक्शन नंबर 193, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस कब ले सकती है? बहुत सिंपल है, एक कोर्ट ऑफ सेशन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस तब ले सकती है जब उसको कोई केस किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट द्वारा कमिट किया गया हो, कमिट मतलब सुपुर्द किया गया हो, उसके हवाले किया गया हो। तो इसको लाइन क्या है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब कोई भी सेशन कोर्ट किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस नहीं लेगी एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब डायरेक्टली उसकी सेशन कोर्ट में कोई मामला नहीं जा सकता जब तक कि
इट हैज बीन कमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। कहने का मतलब ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको इस तरह की शक्तियां दी गई हैं, वो ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस को लेने के बाद प्रथम दृष्टया अगर पाते हैं कि हाँ अपराध हुआ है, तो फिर वो उस केस को कमिट करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में फॉर फर्दर ट्रायल। ये सेक्शन 193 उसी के बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के मैटर्स नहीं ले सकती। ये लिखा हुआ है जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बनता है वहां तो कोर्ट ऑफ सेशन लेगा ही लेगा, लेकिन जहां पर नहीं बनता तो वो तब तक किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि वो केस कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको कमिट नहीं किया गया। तो ये इसी के बारे में है। अगर आप देखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करेगी इसके अंदर, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करी गई है। एक्सेप्शन यहाँ दिया गया है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, और कमिट मतलब सुपुर्द करना। ये कीवर्ड्स अगर आप इसको याद रख लेंगे ना इस तरह के कोर्ट ऑफ सेशंस आप, ठीक है ओके। कॉग्निजेंस कब लेंगे? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के केसेस जो कि नहीं है उसके, तो वो डायरेक्टली उस केसेस को नहीं लेंगे। कब लेंगे? जब केस को कमिट कर दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 193, बहुत छोटा है। तो जनरली क्या होता है, कोई भी केस कोर्ट ऑफ सेशन में तभी पहुंचता है जब उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन में फॉर फर्दर इंक्वायरी और ट्रायल। ओके, so now we go to section number 194 and we are here. Additional and assistant session judge to try cases made over to them. अब बहुत एक कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर की तरह अगर उसको कंपेयर किया जाए तो भाई बॉस कौन? सेशन जज। उनके नीचे काम करने वाले कौन? एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। तो नेचुरल है कि एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज को केस कौन हैंड ओवर करेगा? सेशन जज। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम, उनको हवाले किया जाता है। An additional session judge or assistant session judge shall try such cases as the session judge of the division. किसके बारे में बात किया? जो सेशन जज ऑफ द डिवीजन है उनको भेजेंगे कि साहब इस केस का ट्राई करो। क्यों? क्योंकि नेचुरल है कि इतने सारे केसेस, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या है, सारे केसेस अगर वो सेशन जज ही करने लगे तो फिर उनको कभी किसी का निपटारा होगा ही नहीं। पहले ही इतने सारे केसेस पड़े हुए अपने पास, तो नेचुरल वर्कलोड तो शेयर करना पड़ेगा। एंड बेस्ड अपॉन द ज्यूरिडिक्शन, बेस्ड अपॉन द कॉम्पिटेंसी। तो ऐसा नहीं कि वो सेशन जज साहब किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को वो केस दे देंगे जहां पे वो सीआरपीसी उसको अलाउ नहीं करती, तो उन्हीं को देंगे। एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज को कुछ केसेस देंगे फॉर ट्रायल, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट भी डायरेक्टली एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज को दे सकती है। और इस केस में क्या होता है, जो सेशन जज होते हैं वो या तो एक जनरल ऑर्डर पास कर देंगे, स्पेशल ऑर्डर पास करेंगे इन चीजों को करने के लिए, ठीक। तो उसका फिर से इसका जिस देखते हैं हम लोग क्या है, इसमें दो जज के बारे में बात करेंगे, एक एडिशनल सेशन जज और एक असिस्टेंट सेशन जज। इनके जो बॉस हैं वो है सेशन जज। ये तो इनके पास कोई केस आया कमिट होके, कहां से? मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेक्शन नंबर जो 193 है। अब देखा इनके पास 10 केस हो गया। अब बोले कि भाई 10 केस करने के लिए तो उनके पास बैंडविड्थ नहीं है, तो भी क्या करेंगे? तो केसेस की मेरिट के आधार पर ये केसेस आगे एलोकेट कर देंगे बिटवीन एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज। अब भैया आप ट्रायल करो, उसके बाद जो भी जजमेंट होगी आप इसको निकाल दीजिए, बिकॉज यू आर एम्पावर्ड बाय द कोड आल्सो, राइट। तो दिस इज और सेक्शन नंबर 194। इसमें हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट कैन आल्सो मेक ओवर द केसेस टू एडिशनल असिस्टेंट सेशन जजेस बाय स्पेशल ऑर्डर, डायरेक्ट कर सकती है उनको। भाई हाई कोर्ट है, इतना पावर तो होगा ही। जब हाई कोर्ट कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, राइट।
So next is section number 195, prosecution of contempt of lawful authority of public servant for offences against public justice and for offences relating to the document given in the evidence. सेक्शन 195 थोड़ा लंबा है, तो इसको टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ने के बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो सेक्शन नंबर 195 है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अभी तक हमने क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति जाके किसी भी अपराध की शिकायत मजिस्ट्रेट के पास जाके कर सकता था और मजिस्ट्रेट बेस्ड ऑन द मेरिट्स केस को स्टडी करते थे, उस केस का रिव्यू करते थे, उसके बाद उस केस को कमिट करते थे टू द कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ अपराध ऐसे हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति की कंप्लेंट काम नहीं आएगी, वहां पर केवल दो लोगों की कंप्लेंट काम आएगी। एक है पब्लिक सर्वेंट, दूसरा है वो कोर्ट, मतलब कोर्ट राइटिंग में देगी कंप्लेंट या पब्लिक सर्वेंट राइटिंग में देगा कंप्लेंट। अब वो अपराध ऐसे कौन कौन से हैं वो इसमें लिखा गया है, तो इसको जस्ट रीड दिस सेक्शन, थोड़ा लंबा है, इट विल टेक सम टाइम। First of all, this section is about prosecution for contempt of lawful authority of public servant for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence। कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 195 है, इसमें एक पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात की गई है और कोर्ट के बारे में बात किया गया और कुछ अपराध हैं आईपीसी के तहत, उनके बारे में बात किया गया। तो लेट्स सी। No court shall take cognizance A1 of any offence punishable under section 172 to 188। ये जो सेक्शन 172 to 188 जो आईपीसी के हैं, these are about, मैं यहाँ खोल लेता हूँ, ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको एक अथॉरिटी दी गई है कुछ एक्शंस लेने के लिए, अगर वो उस लॉफुल अथॉरिटी का दे आर यूजिंग दैट अथॉरिटी और कोई व्यक्ति आके उसके अंदर कुछ न्यूजेंस क्रिएट करता है, तो उस केस में इट इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफेंस, और वो ऑफेंस जो है 172 से लेके 190 तक दिए गए हैं। इसका क्या सजा होगी, कैसे इसको किन किन कंडीशन से अपराध माना जाएगा, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ऑफ सेक्शन 172 टू 188, एक आध देख लेते हैं। 172 फॉर एग्जांपल, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स ऑफ अदर प्रोसीडिंग्स। मतलब कोई व्यक्ति भाग रहा है किससे, समन्स को लेने के लिए, मतलब समन्स की सर्विस नहीं हो पा रही है टू दैट पर्टिकुलर एक्यूज्ड, तो उस केस के अंदर, या फिर प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयरऑफ। एक ऑफिसर समन्स सर्व करने के लिए गया, कोई दूसरा आदमी उसको प्रिवेंट कर रहा है कि वो समन्स को सर्व ना कर पाए, या वो उसकी प्रोसीडिंग्स ना अपनी कर पाए, या उसको पब्लिश ना कर पाए। तो इस तरह के अपराध, ये इस तरह के अपराधों के बारे में इस सेक्शन 172 188 के बारे में बात की गई है अंडर सेक्शन 195 सीआरपीसी। मींस no court shall take cognizance of any offense under section 172 to 188 of IPC except on the complaint in writing। मतलब except, तो जब तक कि वो पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट नहीं करेगा इन राइटिंग में, तब तक कोर्ट जो है उन अपराधों का संज्ञान नहीं लेगी। कौन से अपराधों का? ये वाले अपराधों का। या तो ये अपराध करे गए हों, या उनको करने का प्रयास किया गया हो, या ऐसे अपराधों को करने के लिए कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। ये तीन कंडीशंस के अंदर, राइट? मींस फिर से पढ़ते हैं। नो कोर्ट शैल टेक cognizance number 1 of any offense punishable under section 172 to 188 or attempt to commit such offense, ये वाले offense, और conspiracy to commit such offense,
ये वाले ऑफेंस, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न और द पर्सन टू whom that public servant is subordinate. मीन्स या तो जो पब्लिक सर्वेंट है वो खुद कंप्लेंट करेगा या उसका जो ऑफिसर है, सुपरवाइजर है या उसका जो बॉस है वो कंप्लेंट करेगा, उसके बाद ही उन अपराधों का संज्ञान होगा। बेसिकली यहाँ पे जो अफेक्टेड आदमी है ना वो पब्लिक सर्वेंट ही है। अगर हम लोकस टेंडरी की बात करें, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट अपना कुछ काम करने जा रहा था, कुछ व्यक्ति ने उसको अपना काम करने से रोका या उसने मैं न्यूजेंस क्रिएट किया सो दैट ही कुड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज। अब उसको बेचारे के पास क्या रास्ता है? नेचुरल है ही उसको शिकायत करनी पड़ेगी या वो अपने बॉस को बताएगा, उसका बॉस शिकायत करेगा। कहाँ करेगा? कोर्ट में जाके शिकायत करेगा। उसके बाद कोर्ट जो है अपराध का संज्ञान लेगी। उसके बाद हो सकता है कि एफआईआर लिखने का आदेश दे दे कोर्ट या जो भी रहा होगा उसका कोर्ट का डिसीजन। एक ये हो गया। दूसरा केस क्या होता है? ऑफ एनी ऑफेंस अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी। आईपीसी के जो सेक्शन है 193 से लेके 196, 199, 200, 205, 211 and 228. When such offence is alleged to have been committed, मतलब बोला गया कि हाँ ऐसे इन offences को किया गया है और in relation thereto any proceeding in any court, तो सब इसको समझने के लिए बेसिकली सबसे पहले हम ये सेक्शंस देखते हैं। सेक्शन 193 से लेके 196, सेक्शन 199, 200, 205 से लेके 211 तक और 228 से है क्या? 193 से लेके 196, 193 बेसिकली दिस इज आउट ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। मतलब वो झूठे तथ्य देना, झूठी एविडेंसेस देना या पब्लिक जस्टिस के खिलाफ कुछ अपराध करना, ये उन अपराधों की बात कर रहा है, राइट? मतलब झूठे एविडेंसेस देना या पब्लिक जस्टिस के खिलाफ कुछ अपराध करना, उन अपराधों की बात कर रहा है। कब? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। भाई एविडेंस कब देंगे? जब कोर्ट के अंदर कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही होंगे तभी एविडेंस देंगे या कुछ ऐसा अपराध करेंगे विच इज अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। दूसरा है ऑफ एनी ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 463 punishable under section 471, section 475 or section 476 of the said code when such offense is alleged to have been committed in respect of a document produced or given in evidence in any proceedings in any court। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो सेक्शन बी है, सब सेक्शन बी है, ये उन अपराधों के बारे में बात कर रहा है जो कि ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कोर्ट हुए हैं। जब कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही होती तो जनरली किस तरह के अपराध किए जाते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसा कुछ व्यवहार करना जो कि कोर्ट की रिस्पेक्ट को कम कर रहा हो, या एविडेंसेस झूठे गवाह देना, झूठी गवाही देना, झूठे एविडेंसेस देना, या अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसको उसमें फोर्जरी करके वो डॉक्यूमेंट देना। मीन्स डॉक्यूमेंट को मैं कुछ ऐसी चेंजेस कर दिए विच इज बेसिकली अनलॉफुल। तो इस तरह की जो अपराध होते हैं जब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कोर्ट जब हो रहे हैं, ये उन अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? अगर किसी ने ऐसा अपराध कर दिया तो इस केस में जब कोर्ट जो कब संज्ञान लेगा? ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट। जिस कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है वो कोर्ट एक कंप्लेंट देगी इन राइटिंग, या एक ऐसी कोर्ट जिसके अधीन ये कोर्ट है, तो then that particular court can take the cognizance of that offense। तो इसमें कौन सी कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कौन सी कोर्ट
इंफीरियर कोर्ट है, तो इसके बारे में जो बताया ना, ये टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, इसको पता करने के लिए हमको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, क्या? सबसेक्शन 4। और अगर एक मोटा-मोटा अगर देखें, मान लीजिए एक ये वाला कोर्ट है, जिसमें प्रोसीडिंग्स चल रही थी, इसने एक डिसीजन दिया और जिसके खिलाफ डिसीजन दिया, उसको डिसीजन मंजूर नहीं हुआ, तो उसने एक अपील कर दी। तो एक कोर्ट नंबर 2 के अंदर उसने अपील करी, तो कोर्ट नंबर 2 जो है, उसके अधीन में ये वाली कोर्ट मानी जाएगी, मीन्स दिस कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू कोर्ट नंबर 2, ये है। और दूसरा, अगर कोई कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट कर रहा है और उसके बाद उसने वो विड्रॉ कर ली, तो कोर्ट उस पर्टिकुलर ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट किया और करने के बाद फर्स्ट इंस्टेंस हैज बीन कंक्लूडेड, तो उसके बाद वो पब्लिक सर्वेंट अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट कोड सेक्शन नंबर 195 ऑफ सीआरपीसी 1973। अगर फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये दो चीजों के बारे में बात करती है। सबसे पहले पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात करती है, उसके बाद कोर्ट के बारे में बात करती है, कुछ अपराध हैं, उन अपराधों का संज्ञान कोर्ट कब लेगी उनके बारे में बात करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी व्यक्ति, ये बेसिकली एक एक्सेप्शन है टू द रूल दैट एनीबॉडी एनी पर्सन कैन सेट द लॉ मशीनरी इनटू मोशन। कोई भी व्यक्ति जाके अपराध के बारे में बताएगा मजिस्ट्रेट साहब को और वो जो उसका संज्ञान ले लेंगे, ये उसका अपवाद है, ये उसका एक्सेप्शन है। तो कुछ अपराध ऐसे हैं जहां पे केवल दो लोग ही कंप्लेंट कर सकते हैं, एक पुलिस, एक पब्लिक सर्वेंट और एक कोर्ट, राइट। और वो अपराध ये है, पब्लिक सर्वेंट कौन से केसेस में कंप्लेंट करेगा? ये वाले केसेस में, आईपीसी 172 टू 188, और जो कोर्ट है, जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान कुछ अगर ऐसी चीजें हो रही विच इज इलीगल इन नेचर, तो उस केस के अंदर जो है कोर्ट भी इन राइटिंग कंप्लेंट कर सकती है। जब कोर्ट राइटिंग में कंप्लेंट करेगी, किसको करेगी? कोर्ट बेसिकली जब राइटिंग में कंप्लेंट करती है, तो जनरली क्या होता है, संबंधित अधिकारी को एक आदेश देती है कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट तैयार हो, और रिपोर्ट तैयार होने के फिर से वो कोर्ट में जाएगी। तो कंप्लेंट इन राइटिंग, ये बोला गया इधर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 195। और इसके बाद सेक्शन नंबर 196 की अगर हम बात करें, दिस इज अबाउट प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। जिसमें एक चीज और रह गई थी वो ये है, सेक्शन नंबर 195 ए, जो इस सीआरपीसी में मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सेक्शन और है विच इज 195 ए। और ये सेक्शन क्या बोलता है कि कोई विटनेस है किसी केस में और उस विटनेस को धमकाया गया है अपनी गवाही को चेंज करने के लिए, तो उस केस में विटनेस की के कंप्लेंट करने पर भी कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर अपराध का, उस पर्टिकुलर ऑफेंस का संज्ञान ले सकता है। ये यहाँ पे नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिए क्या है। दिस इज सेक्शन 195 ए, 195 ए। मैं मेरे बेयर एक्ट में देख रहा हूँ, प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। A witness or any person may file a complaint in relation to any offence under section 195A of IPC under this act, under this section। एक विटनेस है, इसको धमकाया गया, ही इज थ्रेट, इसको थ्रेट की गई,
अब थ्रेट की गई तो ये कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है और इसकी कंप्लेंट के आधार पर एक केस बनेगा जिसने उसको थ्रेट किया गया, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन ट्रायल जो अपना पूरा प्रोसीजर होता है वो होना होगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 196, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ऐसे अपराध जो कि स्टेट के खिलाफ हैं। एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। अब भाई ऐसा है, अभी तक हमने बात किया था कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है किसी भी अपराध के बारे में। फिर हमने बात की कि कुछ सर्टेन सेक्शंस है आईपीसी के जिसमें केवल पब्लिक सर्वेंट जो कि इम्पैक्ट हुआ या पर्टिकुलर कोर्ट में अगर कोई सुनवाई चल रही थी, कुछ प्रोसीडिंग्स हो रही थी, उसके दौरान अगर उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से संबंधित अगर कुछ अपराध हो रहे हैं और कोर्ट उस ऐसे अपराधों की राइटिंग में कंप्लेंट देता है और उसके बाद उसका वही इन्वेस्टिगेशन ट्रायल और ये सब है। लेकिन अब बात आती है ऐसे अपराध विच इज अगेंस्ट द स्टेट, ये बोलता है सेक्शन 196। इसको जस्ट प्लेन रीडिंग करेंगे तब भी पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे अपराध विच आर अगेंस्ट द स्टेट है या ऐसे अपराधों को करने की कॉन्स्पिरेसी। No court shall take cognizance of any offence punishable under chapter 6, किसका? आईपीसी का, और अंडर सेक्शन 153A और सेक्शन 295A और सबसेक्शन 1 of 505 of the Indian Penal Code। पहले आगे रीड कर लेते हैं, फिर इन अपराधों के बारे में देखते हैं क्या क्या है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, मतलब या तो ये अपराध करे गए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं या इन अपराधों को करने के लिए कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई। और any such abatement as is described in section 108A of the IPC except with the previous sanction of the central government or of the state government। अब देखो, पहले कोई भी व्यक्ति के बारे में बात किया हमने, एनी पर्सन, उसका हमने बात किया पब्लिक सर्वेंट, उसके बाद बात किया कोर्ट। अब बात आ गई भाई कुछ अपराध ऐसे जहां पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी है। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी है, उसके बाद ही कोई कोर्ट किसी पर्टिकुलर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगी। और वो ऑफेंसेस कौन कौन से जो पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं? सेक्शन चैप्टर 6 सेक्शन 153A, इसके बाद 295A है, और इसके बाद सब सेक्शन 1 ऑफ 505 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो मैं आईपीसी फिर से खोल लेता हूँ इसको समझने के लिए। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो दिस इज चैप्टर 11। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। चैप्टर 6, दिस इज हियर ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। कौन कौन से हो सकते हैं? वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, मतलब जितने भी इस चैप्टर में अपराध दिए गए हैं इसके बारे में है। जैसे फॉर एग्जांपल 130, एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यू और हार्बरिंग ऑफ सच प्रिजनर, मतलब कोई अपराधी कोई कैदी है, उसको भागने में मदद करना या उसको बचाना, वो अपराध भी इसमें शामिल है। तो
ऐसे केसेस के अंदर अगर आप या हम जाके कंप्लेंट करेंगे, तो कोर्ट जो है उस अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। वो केवल संबंधित राज्य सरकार या भारत सरकार के सैंक्शन के बाद ही उन अपराधों का संज्ञान लेगा। उसके अलावा था सेक्शन 120 153 ए 153 ए जो है promoting enmity between different groups on grounds of religion। मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों के बीच में विद्वेष पैदा करना, एनिमिटी पैदा करना। तो इस तरह के अपराध के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 295 ए 295 ए की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। धर्म से संबंधित अगर कुछ अपराध है, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, कुछ ऐसा काम करना, जानबूझ के काम करना, विद मैलिफाइड इंटेंशन के साथ काम करना जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़क जाएं। जैसे कि आजकल देखा होगा आपने कि मंदिर के बाहर कोई मांस का टुकड़ा फेंक जाना, मस्जिद के बाहर कुछ ऐसा काम कर देना, किसी मांस का टुकड़ा फेंक जाना जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो पर्टिकुलर जो जैसे सुअर है उसका मांस का टुकड़ा फेंक देना। तो इससे क्या होता है, धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। तो ऐसे केसेस के लिए, और एक था 50 सबसेक्शन 1 ऑफ 505 सेक्शन 1 ऑफ 505 स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू द पब्लिक मिसचीफ, मतलब कुछ ऐसा स्टेटमेंट रिलीज करना जिससे कि सार्वजनिक तौर पे कुछ मिसचीफ हो जाए, शरारती तत्व जैसे पब्लिक जो कि शरारती तत्व होते हैं उन लोगों के खिलाफ। डिटेल में पढ़ना है तो आईपीसी एक बार देख लेना ये क्या है। बट एक चीज कंफर्म है, भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कुछ अपराध करना या अपराधों को करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र रचना या ऐसे अपराध को करने के लिए उकसाना, अगर इस तरह के अगर अपराध हो रहे हैं तो कोर्ट उन अपराधों का कॉग्निजेंस या संज्ञान तभी लेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट और द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट उन अपराधों का सैंक्शन कर देगी, मींस विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? The no court shall take cognizance of any offense under section 153B। यहाँ पे हमने 153A की बात की थी, यहाँ पे हम 153B की बात कर रहे हैं। और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 505, सेक्शन सबसेक्शन 1 और 505 में हमने यहाँ पे बात की है, और यहाँ पे सेक्शन 2 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं। कौन से? सेक्शन 505 की। इनमें जो अपराध हैं या इन अपराधों को करने के लिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र रचा जा रहा है ऐसे अपराधों को करने के लिए, तो ऐसे अपराधों का संज्ञान कोई कोर्ट कब लेगी? विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है। ऐसे अपराध which are punishable under section 153B of IPC, number 1, number 2 subsection 2 और subsection 3 of section 505 of IPC। इन केसेस में जो अपराध होते हैं, ऐसे अपराध हैं, तो कोर्ट इन अपराधों का संज्ञान तभी लेगी, या तो एक अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, या फिर संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही कॉग्निजेंस होगा, अदरवाइज केस रजिस्टर नहीं होगा। राइट। फिर आता है
no court shall take cognizance of the offense of any criminal conspiracy punishable under section 120B of the IPC other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, unless the state government or the district magistrate has consented in writing to the initiation of the proceedings. इसमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि अगर कोई अपराध सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी के तहत है, मींस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या ऐसे अपराध, नो कोर्ट shall take cognizance of any offense of any criminal conspiracy punishable under section 120B. 120B होता है आपका कॉन्स्पिरेसी करना. पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, उसकी एक पनिशमेंट हुई, तो वो कौन कौन से अपराध हैं? वो सभी अपराध अदर देन पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 और मोर इयर्स. अगर इन अपराधों को निकाल दिया जाए और बाकी अपराधों को किया जाए और या उनको करने की कॉन्स्पिरेसी करी जाए, तो उनका संज्ञान कोर्ट तभी लेगी जब स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल इन राइटिंग फॉर द इनिशिएशन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. Provided that where the criminal conspiracy is one to which the provision of section 195 apply, no such consent shall be necessary. अगर कुछ ऐसे अपराध जो हमें सेक्शन 195 में पड़े, कौन कौन से? अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट या ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो उस केस में राज्य सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कुछ ऐसा या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, और उसमें पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट पर भी हो जाएगा या फिर कोर्ट की कंप्लेंट्स पर भी केस रजिस्टर हो जाएगा. The central government or the state government may, before according to section 2, subsection 1 or subsection 1A of the district magistrate, may, before according sanction under subsection 1A, and the state government or district magistrate may, before giving consent under subsection 2, order a preliminary investigation by a police officer not below the rank of inspector. इसमें एक चीज और है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लग गया, स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लग गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सैंक्शन लग गया. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिफोर गिविंग द सैंक्शन वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं. वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को ऑर्डर करेंगे एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को हु इज नॉट द बिलो ऑफ रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर. उसके बाद जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर या तो वो केस को बोलेंगे ठीक है आप फाइल कर दीजिए या फिर उसको केस को बंद कर देंगे. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 196. तो ये सेक्शन 196 को अगर एक समरी में अगर देखा जाए तो इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. स्टेट में भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, दोनों लोग हैं. स्टेट मीन्स इंडिया, और इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स में, तो उन दोनों को कवर कर रही है. तो उस केस में ये जो अपराध है सेक्शन चैप्टर 6 के अंदर जो आईपीसी में जो अपराध लिखे गए हैं या 153 है आईपीसी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी, अगर ये अपराध हुए हैं, ये 3 अगर अपराध हुए हैं, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन देती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए, उसके बाद ही कोर्ट ऐसे अपराधों का संज्ञान लेगी. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे मे कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय एन ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर,
उसके बाद वो इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तय करेंगे कि भाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स करनी है कि नहीं करनी, राइट। इसके अलावा कुछ अपराध ऐसे हैं जैसे सेक्शन 153 बी ऑफ आईपीसी, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी। अगर इस तरह के अपराध हो रहे हैं, ये सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 505, तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल हो, कोर्ट जो है इसका संज्ञान ले लेगी, कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो और ऐड हो गया है, बस। अब बाकी आगे जो लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो भी एक इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है बाय द ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। उसका वो उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर देन दे विल डिसाइड वेदर दे वांट टू कंटिन्यू और नॉट। इसके अलावा एक चीज और है, सेक्शन 2। इसमें क्या हुआ है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसी की गई है, उन अपराधों के लिए की गई है which are not punishable with death, which are not punishable with imprisonment of life, which are not punishable with rigorous imprisonment for a term exceeding 2 years या 2 साल, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंसेंट पर भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, राइट। लेकिन अगर ये अपराध पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है या ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं विच आर पनिश विच कैन बी इनिशिएटेड एज पर द सेक्शन 195, तो उसमें वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन का जरूरत नहीं है। So this is about section 196.